हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल पेंटाटोनिक अम्ल यानी विटामिन B5 और 7 के बारे में पढ़ा था। ओके, विटामिन B6 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विटामिन B7 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में विटामिन B7, विटामिन B7। अब विटामिन B7 को और किन नामों से जाना जाता है? विटामिन B7 को हम बायोटिन और विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बायोटिन, बायोटिन। और किन नामों से जाना जाता है? विटामिन H। इनको विटामिन H, बायोटिन और विटामिन 7 के नाम से जाना जाता है। अब ये हमारा जो बायोटिन है, विटामिन B7 है, इसकी खोज 1927 में किसने की थी? बोयस ने की थी। बायोटिन की खोज 1927 में किसने की थी? बोयस ने की थी। बोयस ने यह खोज किया कि जैसे हमारे घाव, मांसपेशियों में असंतुलन और क्या है, डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं में उपचार के लिए इन्होंने यकृत को और जो है खमीर और अंडे की जो जर्दी होती है उनके उपयोग द्वारा इसके उपचार का माध्यम, मतलब इसके निराकरण के लिए इसको सही माना। उपचार के लिए इसको खमीर को, और हमारा खमीर हो गया और अंडे की जर्दी हो गई और यकृत को, इन्होंने घाव, मांसपेशियों में असंतुलन और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं के उपचार के लिए इन्होंने इनका खोज किया, खमीर का, यकृत का और अंडे की जर्दी का। अब अंडे की जर्दी, इन सभी भोज्य पदार्थों में जो तत्व पाए गए उनको इन्होंने एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर का क्या कहा? इनकी खोज 1927 में किसने की? बोयस ने की। अब बोयस ने अपने खोज में बताया, एक प्रयोग किया, उसमें बताया जैसे हमारा घाव, मांसपेशियों में असंतुलन, मांसपेशियों में असंतुलन और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं के उपचार में किसको यकृत, खमीर और अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी का प्रयोग करके इन समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। इन समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा? बोयस ने। जा सकता है। तो हम बोयस जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, उन्होंने एक खोज किया, उसमें यह बताया कि घाव, मांसपेशियों में असंतुलन और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं के उपचार के लिए यकृत, खमीर और अंडे की जर्दी का प्रयोग करके इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब इन खाद्य पदार्थों में जो तत्व पाए गए इन
भोज्य पदार्थों में जो तत्व पाए गए उनको इन्होंने क्या नाम दिया? इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को यानी यकृत, खमीर और अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले तत्व को इन्होंने व्हाइट एग एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, यानी इन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से यकृत, खमीर और अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले तत्व को इन्होंने एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से इसको बताया कि मतलब इन पदार्थों में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर कहा गया। इन्होंने इसे कहा गया, पाए जाने वाले तत्वों को एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी कहा गया। तो बायोटिन को हम कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर क्या है, तो आप विटामिन B7 यानी बायोटिन बता सकते हैं। तो बोयस ने बायोटिन की खोज की कब? 1927 में, और उन्होंने घाव, मांसपेशियों में असंतुलन और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं के उपचार के लिए यकृत, खमीर और अंडे का प्रयोग करके इसकी समस्याओं का उपचार किया जा सकता है, इन्होंने यह खोज किया। और इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को इन्होंने एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर कहा। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए। अब ये जो होता है हमारा विटामिन B7, इसका कार्य क्या है? यह चर्म रोग को ठीक करने में सहायक होता है और यह शारीरिक चयापचय को भी सही स्वस्थ रखता है। और हमारे जितने जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल, इन सभी के उपयोगिता को बढ़ाता है। किसको? विटामिन B12, पेंटाथोनिक अम्ल और फोलिक एसिड, इन सभी की उपयोगिता को यह बढ़ाता है। और बायोटिन हमारा सा एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है और यह कुछ जीवाणु और ईस्ट इन सभी के वृद्धि में भी सहायक होता है। यानी बायोटिन हमारा कुछ जीवाणुओं और ईस्ट यानी खमीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। खमीर आपने देखा होगा ना कि जैसे हम लोगों को इडली वगैरह बनाना होता है, जब इडली बनाना हुआ, डोसा बनाना हुआ, अप्पम बनाना हुआ, तो इस सब के लिए क्या खमीर उठाया जाता है ना, तो वही खमीर है ये। तो जीवाणु और खमीर की वृद्धि के लिए यह अनिवार्य होता है। इस विटामिन, इसके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन B7 के कार्य क्या है? यह क्या करता है? यह चर्म रोग को ठीक करने में, चर्म रोग को ठीक करने में सहायक होता है, ठीक करने में सहायक। और क्या करता है? शारीरिक चयापचय में भी यह सहायक होता है, शारीरिक चयापचय में सहायक। और क्या करता है? हमने अभी बताया एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, यानी को एंजाइम के रूप में भी यह कार्य करता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। और क्या करता है? विटामिन B12
या विटामिन B12, फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड और पेंटाथोनिक अम्ल जो होता है, पेंटाथोनिक अम्ल के उपयोग को यह बढ़ाता है। पेंटाथोनिक अम्ल के उपयोगिता को बढ़ाता है, अम्ल के उपयोगिता को बढ़ाता है। ओके, और क्या करता हमने बताया ना, यह जीवाणुओं और खमीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। जीवाणुओं और खमीर की वृद्धि में सहायक, की वृद्धि में सहायक। और इसके कौन कौन से कार्य हैं? यह मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, या मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ओके, तो ये सारे इसके कार्य हो गए। विटामिन B7 बायोटिन हमारा जो है, यह चर्म रोग को ठीक करने में सहायक होता है, शारीरिक चयापचय में सहायक होता है और यह सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, यानी कई एंजाइमों के साथ मिलकर यह कार्य करता है। और विटामिन B12, फोलिक एसिड और पेंटाथोनिक अम्ल की उपयोगिता को यह बढ़ाता है। यह जीवाणु और खमीर की वृद्धि में सहायक होता है और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने का कार्य भी हमारा बायोटिन करता है। अब इसकी कमी से होता क्या है? इसकी कमी से होता क्या है? इस बायोटिन की कमी से त्वचा और मांसपेशियों का रोग हो जाता है। जैसे इसकी कमी हो जाएगी ना, तो हमको त्वचा संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं। बायोटिन की कमी से त्वचा और मांसपेशियों संबंधी बीमारी हो जाती है, मानसिक तनाव होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ापन सा रहता है, उसको भूख नहीं लगती है। क्या होता है? भूख नहीं लगती है, अवसाद रहता है, बेचैनी रहती है। ओके, तो जो है बायोटिन की कमी जो है, अगर 2-3 महीने तक लगातार बनी रहती है तो हमारे बॉडी में एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाती है और सीरम में जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है। तो इसकी कमी जो है बहुत ज्यादा दिनों तक बनी रहने से एनीमिया हो जाती है और हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो आप इनके कमी को भी नोट कर लीजिए। अभी तो हमारे जितने भी विटामिन चल रहे हैं उसमें उनकी कमी, उनके कार्यों, इसी सभी के बारे में हमको देखना है। उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सभी जानना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो विटामिन B7 की कमी से त्वचा एवं मांसपेशियों से संबंधित रोग। और क्या होता है? मानसिक तनाव, अवसाद, बेचैनी, भूख न लगना। और क्या होता है? बालों का झड़ना, होता है ना। बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो कई सारे हमारे शैम्पू वगैरह के जो प्रचार आते हैं, ऐड देता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, बोलता है हमारे ये मतलब इस शैम्पू में बायोटिन की मात्रा अधिक है, उसके बायोटिन के बारे में मतलब प्रचार करते हैं। तो इसकी कमी से क्या होती है?
बाल झड़ जाते हैं। तो बायोटिन की मात्रा पर्याप्त होने पर हमारी बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। और क्या होता है, इसकी कमी से भूख नहीं लगती है, बालों का झड़ना, और इसकी कमी जो है यदि 2 से 3 महीने तक लगातार बनी रहती है, महीने तक लगातार बने रहने पर क्या होता है, अभी हमने बताया ना, बने रहने पर रक्त अल्पता हो जाता है, यानी एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता। और सीरम में किसकी वृद्धि हो जाती है, सीरम में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है। काफी नीचे होने के कारण यहाँ सही से लिख नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ जाइए। इसकी कमी से, अगर इसकी कमी लगातार 2-3 महीने तक बनी रहती है तो एनीमिया हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें त्वचा मांसपेशियों से संबंधित रोग हो जाता है, मानसिक तनाव, अवसाद, बेचैनी, भूख न लगना, बालों का झड़ना, इन सारी समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। और एक चीज जो है, हम जो है अंडे के उपयोग से बायोटिन, कच्चे अंडे के सेवन से बायोटिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। किसके सेवन से, कच्चे अंडे के सेवन से। क्योंकि क्या होता है, कच्चे अंडे में जो है एविडिन पाया जाता है। एविडिन क्या होता है, एविडिन एक प्रोटीन होता है जो बायोटिन के अवशोषण को रोकता है। तो कच्चे अंडे में एविडिन पाए जाने के कारण या बायोटिन के अवशोषण को, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन B7 की कमी हो जाती है। लेकिन जब इसको हम बॉयल कर देते हैं अंडे को, तो ये हमारा एविडिन नष्ट हो जाता है। एविडिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। समझ में आई बात, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बोल दे रही हूँ। क्या होता है, कच्चे अंडे का सेवन करने से हमारी बॉडी में बायोटिन की कमी हो जाती है। ये बायोटिन क्या होता है, बायोटिन एक प्रोटीन है जो, एविडिन जो है, कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है, एविडिन। और एविडिन क्या करता है, बायोटिन के अवशोषण को रोकता है, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन B7 या बायोटिन की कमी हो जाती है। इसलिए अंडे को बॉयल करके यूज जब करते हैं तो उसमें जो एविडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है वह नष्ट हो जाता है। और ये किसमें पाया जाता है, स्रोत इसके क्या क्या है, स्रोत ईस्ट यानी खमीर, यकृत, सोयाबीन, मछली, अंडा, दूध, और किसमें पाया जाता है, पनीर, सोयाबीन, सोयाबीन का जो है, सोयाबीन का तेल, और मूंगफली, और अनाज की जो ऊपरी परत होती है, और गेहूं के अंकुर में, या किसमें, अनाज की ऊपरी परत में, अनाज की ऊपरी परत, और अंकुरित गेहूं में यह पाया जाता है, अंकुरित गेहूं। ओके, तो बायोटिन प्राप्ति के स्रोत क्या है, हमारा ईस्ट यानी खमीर है, यकृत है, सोयाबीन का तेल, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मूंगफली, अनाज का ऊपरी परत, और अंकुरित गेहूं। इन सभी में बायोटिन यानी विटामिन 7 की मात्रा अधिक पाई जाती है।
ओके, आप लोग बता सकते हैं SIDS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म SIDS, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम क्रिब डेथ यानी पालने में मृत्यु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसका फुल फॉर्म जानिए क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ओके, SIDS का फुल फॉर्म सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है। इसको क्रिब डेथ भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिब डेथ। क्रिब डेथ, क्रिब क्या होता है? पालना। तो इसको पालने में मृत्यु भी कहा जाता है। क्या? पालने में मृत्यु, इसको क्रिब डेथ पालने में मृत्यु और कॉट डेथ यानी चारपाई या बिस्तर पर मौत भी कहा जाता है। कौन सा? कॉट डेथ। कौन क्या कहा जाता है? कॉट डेथ यानी बिस्तर या चारपाई पर मौत। ओके, तो SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को क्रिब डेथ यानी पालने में मृत्यु और COT डेथ यानी कॉट डेथ यानी बिस्तर या चारपाई पर मौत भी कहा जाता है इसको। ठीक, कहा जाता है। यह कितने वर्ष के बच्चों में होता है? यह 0 से 1 साल तक की आयु में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है? 0 से 1 वर्ष की आयु में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इन्फेंट में क्या होता है? शिशु होता है ना, तो जो है या इसमें क्या होता है? 0 से 1 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो जाती है इसमें। और इसको हम किन किन नामों से? क्रिब डेथ यानी पालने में मृत्यु, क्रिबिस पालना होता है, और कॉट डेथ यानी बिस्तर या चारपाई पर मौत भी कहते हैं। किसको? SIDS को। इसमें 0 से 1 वर्ष की आयु में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मतलब इसके अंदर ही 1 वर्ष के अंदर ही। इसका फुल फॉर्म सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग विटामिन 9 के बारे में, ये तो हम लोगों ने विटामिन 7 देखा जिसको बायोटिन या विटामिन H के नाम से जाना जाता है। अब हम विटामिन 9 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें आप जो है जितने भी विटामिन मिनरल्स जो भी मैंने पढ़ाया, इसमें इसकी इम्पोर्टेंट क्या है? इसकी कमी या अधिकता से होने वाले रोग। इससे आप लोग केयरफुली इसको पढ़िएगा, इसकी अधिकता या कमी से होने वाले रोग। अब हम विटामिन 9 को क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। फोलिक
और किन नामों से इसको जाना जाता है विटामिन 9 को? फोलिक एसिड, विटामिन एम, विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है इसको, विटामिन अल्फा के भी नाम से जाना जाता है, विटामिन बी के नाम से जाना जाता है, फोलिसिन के नाम से जाना जाता है इसको। इन कई नामों से जाना जाता है, पीजीए के नाम से। तो विटामिन एम और अल्फा विटामिन, अल्फा विटामिन के भी नाम से जाना जाता है इसको, विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन बी सी इसको विटामिन बी सी भी कहते हैं, और फोलेसिन भी कहते हैं, फोलेसिन। ओके, और किन नामों से इनको जाना जाता है? इनको पीजीए के नाम से भी जाना जाता है, और टेराइल ग्लूटामिक एसिड, टेराइल ग्लूटामिक एसिड, टेराइल ग्लूटामिक एसिड, और पीजीए के भी नाम से, पीजीए विटामिन पीजीए भी इसको कहा जाता है। तो इसको विटामिन 9, फोलिक एसिड, विटामिन एम, अल्फा विटामिन, पीजीए, बीसी, फोलेसिन, टेराइल ग्लूटामिक एसिड, इन सभी नामों से जाना जाता है। पूछ सकता है ना विटामिन 9, विटामिन बीसी कौन सा विटामिन है? अब आप सोच रहे इसमें बी भी है और सी भी है, तो ये कौन सा विटामिन है? बट विटामिन 9 को बीसी भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन बीसी को, विटामिन 9 को विटामिन बीसी भी कहा जाता है। अब ये सारे जितने भी नाम हैं, जब इसकी खोज हुई, इसकी विटामिन 9 की जब खोज हुई, तो जितने जितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो खोज किया, तो उसका अलग अलग नाम, अपने अपने खोज को अलग अलग नाम दिया। इस कारण इसके इतने सारे नाम पहले रखे गए थे। और प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट नेम इसका क्या है? प्रेजेंट नेम विटामिन 9 का फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड है। ओके, और कौन सा है? और फोलेसिन है, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर है, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर। और कौन कौन से नाम वर्तमान में है इसके? वर्तमान में आपके फोलेसिन। तो ये जितने भी नाम है, ये पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने खोज किया अपने अपने तरीके से, सभी ने अलग अलग नाम इसके विटामिन 9 के यानी फोलिक एसिड के अलग अलग नाम दिए। बट प्रेजेंट टाइम में इसको, प्रेजेंट नेम इसका क्या है? फोलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर और फोलेसिन। ओके, तो इनके नामों को आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से नाम से इनको जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर के नाम से, फोलेसिन और फोलिक एसिड के नाम से इनको प्रेजेंट में जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए। यह हमारा जो है विटामिन 9 यानी फोलिक एसिड जो है, यह चमकीला पीला पदार्थ होता है, और सूर्य के प्रकाश में यह निष्क्रिय हो जाता है। इसमें सूर्य के प्रकाश में, और यह साधारण जल में यह अल्प घुलनशील होता है, बट सोडियम लवण में यह पूरी तरह से घुलनशील होता है। ओके, तो यह
एक चमकदार पीला पदार्थ है। फोलिक एसिड एक चमकदार पीला पदार्थ है। यह जल में अल्प घुलनशील और सोडियम लवण में अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। किसमें? सोडियम लवण जल में अधिक घुलनशील होता है। फोलिक एसिड हमारा चमकदार पीला पदार्थ है। साधारण जल में अल्प घुलनशील होता है, बट सोडियम लवण जल में यह अधिक घुलनशील होता है। इसको मिटा दे रही हूं। और क्या है? यह सूर्य के प्रकाश में यह निष्क्रिय हो जाता है। विटामिन B9, यहाँ B9 होगा, B9। यह विटामिन B9 जो है सूर्य के प्रकाश में निष्क्रिय हो जाता है। और इसके क्या कार्य है? यह आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। किसकी? आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक। ओके, तो ये आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। और फोलिक अम्ल जो है ये रक्त की पेरिफेरल रिंग बनाने में सहायता करता है, जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण होता है। तो रक्त में पेरिफेरल रिंग का निर्माण करता है। यह रक्त में पेरिफेरल रिंग बनाता है जो हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण करते हैं। ओके, तो रक्त में जो है पेरिफेरल रिंग होता है जो हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण करने में सहायक होता है। तो हमारा विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड जो है वो पेरिफेरल रिंग बनाता है। जब यह रिंग बनेगा तभी हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण होगा। इसलिए विटामिन B9 पेरिफेरल रिंग बनाने में सहायक होता है। और यह जो है फोलिक एसिड जो है शरीर में विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में भी यह सहायक होता है। विभिन्न, इसको मिटा दो नीचे वाला। यह शरीर के विभिन्न रासायनिक और जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। ओके, और क्या करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण का भी कार्य करता है हमारा फोलिक एसिड जो है। या न्यूक्लियोप्रोटीन
प्रोटीन के निर्माण का कार्य। अब न्यूक्लियोप्रोटीन हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में बताया था ना, संयुक्त और कई प्रोटीन के नाम व्युत्पन्न प्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोलाइसिथो, ये सारे प्रोटीन, तो वही ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में हमारा फोलिक एसिड जो है यह सहायक होता है। और फोलिक एसिड जो है यह विटामिन B12 के साथ मिलकर हमारे अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसके साथ मिलकर? विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। निर्माण में सहायक। ओके, तो फोलिक एसिड जो है हमारा विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 बराबर आरबीसी का निर्माण होता है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे कई दिए रहेंगे ऊपर नीचे करके, तो फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 इक्वल टू आरबीसी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और क्या है, हमने बताया न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण के लिए कार्य करता है ना, तो आरबीसी की यह जो है आरबीसी की परिपक्वता के लिए भी आवश्यक होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है आरबीसी की परिपक्वता में सहायक होता है। तो यह न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है और यह न्यूक्लियोप्रोटीन ही आरबीसी की को परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक होता है। और ये कोशिका के विभाजन के लिए अति आवश्यक होता है। कोशिका के विभाजन के लिए इसको आवश्यक माना गया, जैसे गर्भावस्था में और शारीरिक विकास वृद्धि के समय भी हमें इसकी आवश्यकता। गर्भावस्था में दिया जाता है ना, फोलिक एसिड दिया जाता है प्रेगनेंसी पीरियड में। तो यह क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय अति आवश्यक होता है। किसके समय? यह कोशिका विभाजन के समय अति आवश्यक होता है। जैसे गर्भावस्था में और विकास की अवस्था में, जब हमारे शरीर का विकास हो रहता है उस समय की अवस्था। फॉर एग्जाम्पल आपने लोगों ने देखा होगा ना कि प्रेगनेंसी पीरियड में फोलिक एसिड दिया जाता है, तो यह उसका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसको दिया जाता है। और जो है यह डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। हमारा फोलिक एसिड जो है यह डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी डाई न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? यह डीएनए के निर्माण में सहायक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड। डाई न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए आप लोगों ने सुना होगा ना, सीडी में पढ़ाते समय चाइल्ड लेवल जब पढ़ाऊंगी तो उसमें इसके बारे में
एक्सप्लेन करूंगी डीएनए और आरएनए के बारे में। तो यह डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, सूर्य के प्रकाश में यह निष्क्रिय हो जाता है। यह पीले रंग का चमकीला पदार्थ होता है, आरबीसी की परिपक्वता के लिए यह आवश्यक होता है। यह रक्त में पेरिफेरल रिंग बनाता है जो कि हीमोग्लोबिन के अणुओं का निर्माण करता है। और फोलिक एसिड शरीर में विभिन्न रासायनिक और जैविक क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करता है। और फोलिक एसिड जो है यह कोशिका विभाजन के लिए अति आवश्यक होता है, जैसे प्रेगनेंसी टाइम और विकास की अवस्था। डीएनए के निर्माण में भी यह सहायक होता हमारा फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड जो है यानी विटामिन 9 फोलिक एसिड जो है यह 2 प्रकार का होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और संयुग्मी फोलिक एसिड। कौन कौन सा, इसको मिटा दे रही हूँ। टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और संयुग्मी फ्लोरिक एसिड। फोलिक एसिड कितने प्रकार का होता है? फोलिक एसिड 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फोलिक एसिड और संयुग्मी फोलिक एसिड। और इसको जो है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड को हम स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड को स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है संयुक्त फोलिक एसिड यानी संयुग्मी फोलिक एसिड। ओके, तो फोलिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और संयुग्मी फोलिक एसिड। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड को स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिए। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की कमी से बच्चों में, इसको आप लोग नोट कर लिए, मिटा दे रही हूं। विटामिन B9 की कमी यानी फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? बच्चों में NTD हो जाता है यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड हो जाता है। बच्चों में NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड हो जाता है। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड का मतलब क्या हुआ? तंत्रिका नली में दोष,
तंत्रिका नली में दोष। ओके, तो विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की कमी से बच्चों में एलटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड हो जाता है। इसको हम तंत्रिका नली दोष भी कहते हैं। तंत्रिका नली में प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड में क्या होता है, तंत्रिका नली में दोष क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क यानी ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड है वह प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, इसमें बच्चे का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड प्रभावित होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड में बच्चे का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है, यानी मस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है और उसके मेरुदंड में प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से हमारी बॉडी में अवशोषण की क्रिया धीमे हो जाती है और पाचन क्रिया भी शिथिल हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है। उसमें डायरिया हो जाता है। क्या होता है, अवशोषण की क्रिया धीमी हो जाती है और पाचन शक्ति कमजोर होती है जिससे डायरिया हो जाता है। इसकी कमी से अवशोषण की क्रिया धीमी हो जाती है और पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जिससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिससे डायरिया हो जाता है। किसकी कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और इसकी कमी से क्या होता है, फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। इसमें आरबीसी का जो आकार है वह बढ़ जाता है। कौन सा एनीमिया हो जाता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। और आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम हमारी फोलिक एसिड की कमी से देखने को मिलती है। ओके, तो बच्चों में फोलिक एसिड की कमी से बच्चों में एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड हो जाता है यानी तंत्रिका नली में दोष हो जाता है जिसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड पर पड़ता है और इससे हमारे शरीर की अवशोषण क्रिया धीमी हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जिससे व्यक्ति को डायरिया हो जाता है। और इसकी कमी से, फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। हमने सारे एनीमिया के बारे में, मेगाब्लास्टिक और माइक्रोसाइटिक और पर्नीशियस एनीमिया के बारे में आपको शॉर्ट्स में बताया था ना, सभी में क्या अंतर है उसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। ऐसे जैसे इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होती है विटामिन B9 की कमी से, और विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस नामक एनीमिया होती है। अब फोलिक एसिड की अधिकता से क्या होता है,
अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में विषाक्तता हो जाती है। क्या हो जाता है, शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। किसकी अधिकता से, फोलिक एसिड की अधिकता से शरीर में क्या बढ़ जाता है, विषाक्तता। बढ़ जाती है, होता ना विषाक्तता होने से कई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है, तो इसकी अधिकता से शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। और इसका अवशोषण क्या होता है, जेजुनम से इसका अवशोषण हमारे रक्त में होता है। जेजुनम क्या है, ये छोटी आंत का एक भाग है। कल भी हमने जेजुनम के बारे में नाम लिया था ना, तो यह जो है इसका अवशोषण जो है फोलिक एसिड का जेजुनम के द्वारा हमारे रक्त में यह अवशोषित होता है। जेजुनम, जेजुनम क्या है, छोटी आंत का एक भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो जेजुनम से रक्त में अवशोषित होता है यह। इसका अवशोषण कैसे होता है फोलिक एसिड का, फोलिक एसिड का अवशोषण जेजुनम से हमारे रक्त में अवशोषित होता है। इसका विसर्जन कैसे होता है, इसका विसर्जन भी मूत्र के द्वारा होता है, यानी यह हमारी बॉडी में स्टोर यानी संग्रहित नहीं होता। फोलिक एसिड का विसर्जन मूत्र के द्वारा होता है। और जब हमारे बॉडी में आयरन यानी लोहे की कमी हो जाती है तो फोलिक एसिड का चयापचय नहीं हो पाता। किसका, फोलिक एसिड का चयापचय नहीं हो पाता है। नोट कर लीजिए इसको नोट के तौर पर कि लोहे की कमी, लोहा क्या है, आयरन, लोहे की कमी से फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। फोलिक एसिड का चयापचय नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ओके, तो आयरन की कमी से फोलिक एसिड का चयापचय नहीं हो पाता, इसलिए हमारी बॉडी में आयरन यानी लोहे का होना बहुत ही आवश्यक है। जब ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो फोलिक एसिड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका हमारी बॉडी में चयापचय नहीं हो पाएगा। और इसके स्रोत क्या है, स्रोत, इसके स्रोत है हमारा सूखा खमीर, यकृत, दूध, हरी सब्जी, अंडा, ये सारी चीजें इसकी स्रोत है। किसकी, फोलिक एसिड की स्रोत कौन से हैं, सूखा खमीर, यकृत, अंडा, दाल, हरी सब्जी, हरी सब्जी कौन कौन से, सूखा खमीर, यकृत, अंडा, दाल, हरी सब्जी और साबुत अनाज। क्या कौन सा, साबुत अनाज आदि। तो फोलिक एसिड के सूखा खमीर, यकृत, अंडा, दाल, हरी सब्जी, साबुत अनाज, ये सभी हमारे फोलिक एसिड के स्रोत हैं। तो फोलिक एसिड को विटामिन एम, अल्फा, फोलिक एसिड, विटामिन 9, विटामिन बी सी, विटामिन PGA कई नामों से
जाना जाता है, बट प्रेजेंट में इसको फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और किसके नाम से जाना जाता है? लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। किसके? लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर और फोलिसिन के नाम से, 3 नामों से प्रेजेंट टाइम में इसको जाना जाता है। तो आज हमारा विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड और विटामिन B7 यानी बायोटिन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जहाँ तक हम लोगों का विटामिन बी जो है, विटामिन बी की फैमिली काफ़ी लंबी हमने बताया था। अब जहाँ तक 1-2 बचे हुए हैं, कौन से? विटामिन B12 और एक कोई कोलिन है, ऐसे 1-2 बचे हुए। उसके बाद हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।